हाय गाइस। तो ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया में हमने देखा कि किस तरह मराठास को हराने के बाद ब्रिटिश ने अपने आप को पैरामाउंट पावर इन इंडिया डिक्लेयर कर दिया। नाउ ब्रिटिश वर रीजनेबली सिक्योर एज फार एज देयर इंडियन एम्पायर वाज कंसर्न। देन व्हाट लेड टू द पंजाब वाज इवन दो दे हैड साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंटरनेशनल कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। By this point of time, Russian Empire was trying to expand towards Asia. जैसे सेंट्रल एशियन रीजन है जो प्रेजेंट डे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस एरिया में रशियन अम्पायर एक्सपैंड कर रहा था। तो ब्रिटेन को ये खतरा पैदा हुआ कि कहीं रशिया एक्सपैंड करता करता नॉर्थ वेस्ट से ब्रिटिश अम्पायर के ऊपर अटैक तो नहीं कर देगा। इस चीज़ को वार्ड ऑफ करने के लिए, इस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रादर वो महाराजा रंजीत सिंह के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करते हैं 1809 में, लॉर्ड मिंटो वन ऑफ ब्रिटिश। इस ट्रीटी के तहत रिवर सतलुज वॉज डिसाइडेड एज बाउंड्री बिटवीन द सिक्स एंड द ब्रिटिश, कि सतलुज के नॉर्थ वेस्ट में सिक्स स्टेट रहेगी या सतलुज के नीचे ब्रिटिश कंट्रोल रहेगा। लेकिन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कि एक के बाद एक प्रिंसेस राजा बन रहे हैं, कोई भी प्रिंस अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, आर्मी पैरेलली अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही है। तो इस स्टेट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ब्रिटिश को खतरा लगा। उन्हें लगा कि जब तक तो पंजाब स्टेट स्ट्रॉन्ग थी, जब तक तो महाराजा रंजीत सिंह रूल कर रहे थे या उनके अगर कोई एबल सक्सेसर होते, तो हमें पंजाब स्टेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रादर पंजाब स्टेट वुड एक्ट एज अ बफर स्टेट, कि उधर से रशिया अगर अटैक करेगा तो पहले पंजाब स्टेट के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे लिए अच्छा ही है दैट पंजाब वुड एक्ट एज अ बफर स्टेट। लेकिन क्योंकि पंजाब में अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये बफर स्टेट की तरह नहीं एक्ट कर सकती, रादर ये तो रशियंस को इनवाइट करने वाली बात है कि आ जाओ हमारे ऊपर भी अटैक कर दो, यहाँ तो कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ही नहीं है। तो इसलिए ब्रिटिश वर गेटिंग कंसर्न्ड अबाउट पंजाब, अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ देयर इंडियन एम्पायर। तो इसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए वो कहते हैं कि पंजाब से तो हम बाद में डील करेंगे क्योंकि पंजाब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्टेट है, हम पहले पंजाब की बाउंड्रीज को कंट्रोल कर लेते हैं। पंजाब की बाउंड्रीज के ऊपर एक स्टेट थी सिंध, प्रेजेंट डे जो कराची एरिया है पाकिस्तान का। इस एरिया ने, सिंध के जो रूलर्स थे, उन्होंने ऑलरेडी सब्सिडरी अलायंस साइन किया हुआ था, उन्होंने ऑलरेडी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की हुई थी ब्रिटिश के साथ। लेकिन अब क्योंकि ब्रिटिश को खतरा हो रहा था रशियन से एलिजेडली, या उन्हें चिंता थी पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, तो पंजाब के फ्रंटियर्स को सिक्योर करने के लिए ब्रिटिश डिस्पाइट फ्रेंडशिप ट्रीटी माइंडेड, डिस्पाइट फ्रेंडशिप ट्रीटी ब्रिटिश अनेक्स कर लेते हैं सिंध को। सर चार्ल्स नेपियर, बहुत ही ब्रीफ कैंपेन होती है, सिंध के पास कोई ऐसा ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, तो ब्रिटिश आर इजीली एबल टू अनेक्स सिंध इन 1843। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई है, 1843 में सिंध को अनेक्स कर लिया गया। अब व्हेन दी फ्रंटियर्स ऑफ पंजाब आर सिक्योर, अब गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग डिसाइड करते हैं कि अब पंजाब से डील करते हैं। तो ही अटैक्स द स्टेट ऑफ पंजाब, द सिक्स स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पर इवन दो पंजाब आर्मी वॉज क्वाइट फॉर्मिडेबल, लेकिन अगेन ड्यू टू ट्रैकरी ऑफ सम ऑफ द सिक्स सरदार्स, ब्रिटिश वर एबल टू डिफीट द पंजाब आर्मी, रिजल्टिंग इन ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या डिसाइड किया गया? काफ़ी फेवरेबल सी टर्म्स थी, ऐसा कुछ खतरनाक टर्म्स नहीं थी अगर हम बाकी स्टेट्स के साथ कंपेयर करें। ट्रीटी ऑफ लाहौर कहती है इंस्टेड ऑफ सतलुज रिवर ब्यास वुड नाउ बी दी बाउंड्री। जो ब्यास और सतलुज के बीच का दुआब वाला एरिया, इट वॉज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। रानी जिंदा, शी वुड एक्ट एज रीजेंट ऑफ द माइनर किंग दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह की रीजेंट थी महारानी जिंदा। नाउ एंड पंजाब स्टेट इट वुड लाइक adhere to whatever directions are given by the British government, British ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसा कोई फॉर्मल रेजिडेंट वगैरह अभी उसको पावर्स नहीं दी गई हैं।
लेकिन ब्रिटिश को लगा कि पंजाब को इस ट्रीटी के साथ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो वो एक और ट्रीटी एनफोर्स करते हैं। फर्स्ट बैटल के बाद ही, कोई अलग से बैटल नहीं होती, ट्रीटी ऑफ भैरोवॉल। तो दो ट्रीटीज होती हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ भैरोवॉल। भैरोवॉल में महारानी जिंदा वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रीजेंट, क्योंकि वो कंस्पायर कर रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसकी जगह पे ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाता है, वही सब्सिडरी अलायंस वाला। रेजिडेंट को सब्सिडरी फोर्स दी जाती है, काफ़ी सारे पैसे लिए जाते हैं, टेरिटरी ली जाती है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट रूल स्टार्ट हुआ पंजाब में। नाउ सिख आर्मी वॉज क्वाइट ऑफेंडेड बाय द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ भैरोवॉल। वो कहते हैं कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में हम इसलिए नहीं हारे क्योंकि हम पावरफुल नहीं थे या हमारे पास मिलिट्री रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे कुछ सिख सरदार ने गद्दारी कर दी। हमारे पास अभी भी सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि हम ब्रिटिश को हरा देंगे। तो दो सिख सरदार होते हैं, वो रिबेल कर देते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिस लीड्स टू सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। इस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं, अदरवाइज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। उस एस्पेक्ट में हम बाद में आएंगे, अभी मिलिट्री हिस्ट्री करते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इज एबल टू कंक्लूसिवली डिफीट द सिख्स। सच वॉज द डिफीट, वो कहते हैं कि कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं होगी, नाउ पंजाब वुड ऑल टुगेदर बी अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश डोमिनियंस इन इंडिया। सो पंजाब वॉज अनेक्स्ड एंड महाराजा दलीप सिंह ही वॉज सेंट टू लंदन। उनसे कोहिनूर हीरा भी ले लिया गया था एज गिफ्ट टू द क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड। सो इसके साथ पंजाब तो अनेक्स हो गया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी नाउ फॉर्मुलेट्स द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? स्पीकिंग लाइक इन वेरी लेमन टर्म्स, कि अगर किसी इंडियन रूल स्टेट का राजा बिना किसी नेचुरल सक्सेसर के मर जाता है, उसका कोई अपना बेटा नहीं होता, नेचुरल बेटा नहीं होता, तो उसकी कोई अडॉप्शन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ही विल नॉट, एन अडॉप्टेड सन विल नॉट बी अलाउड टू सक्सीड अनलेस द अडॉप्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश। तो ये जो सिस्टम था, अब ये काफ़ी टाइम से ट्रेडिशनल सिस्टम चला आता था कि अगर राजा का खुद का बेटा नहीं है तो वो किसी भी अपने बेटे को किसी भी से कि वन ऑफ द रिलेटिव्स को अडॉप्ट कर सकता था एज हिज सन एंड ही वुड देन सक्सीड हिज डोमिनियंस। लेकिन ब्रिटिश कहते हैं कि या तो हमसे पहले अप्रूव करवानी है अपनी अडॉप्शन, नहीं तो अडॉप्टेड सन विल नॉट बी अलाउड टू सक्सीड। रादर जो राजा ऐसे मर जाता है, हायरलेस मर जाता है, तो उसकी डोमिनियंस ब्रिटिश डोमिनियंस में ऐड कर ली जाएंगी, उसकी राजगद्दी खत्म एंड दैट किंगडम वुड बी अनेक्स टू दी ब्रिटिश डोमिनियंस। काफ़ी सारी स्टेट्स इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अनेक्स की गई हैं, जैसे स्टार्टिंग विद सतारा। याद है सतारा? मराठास के लिए किंगडम बनाया था। अब इन 1848 किंगडम ऑफ सतारा वॉज द फर्स्ट स्टेट दैट वॉज अनेक्स्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये फॉर्मल फॉर्म में ही लॉर्ड डलहौजी ने दी है, रादर इससे पहले भी ऐसी वाली पॉलिसीज कंपनी अडॉप्ट कर रही थी। जब पैरामाउंटसी कंपनी ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पैरामाउंटसी का कंसेप्ट दिया, उसमें ये इम्प्लाइड था कि कंपनी कभी भी इनडायरेक्ट रूल को डायरेक्ट रूल में कन्वर्ट कर सकती है। उसको एक फॉर्मल शेप दी लॉर्ड डलहौजी ने विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि अगर कोई राजा बिना नेचुरल सक्सेसर के मर जाता है तो उसका जो डोमिनियन है वो अनेक्स कर लिया जाएगा इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। तो सतारा, झांसी, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, काफ़ी सारी स्टेट्स इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अनेक्स कर ली गई। स्टेट्स तो अनेक्स होती ही थी, इसमें एक और प्रोविज़न था कि अगर किसी राजा की पेंशन लगी हुई है, ब्रिटिश ने बोला कि हम आपको पेंशन देंगे, आप अपना किंगडम हमें दे दो, एंड वो राजा भी अपने नेचुरल बेटे के बगैर ही मर जाता है, तो उसके अडॉप्टेड बेटे को पेंशन भी नहीं मिलेगी। सच वॉज द टर्म्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ब्रिटिश एनेक्सेशंस तो हुई, लेकिन इंडियन राजाओं में काफ़ी रिजेंटमेंट पैदा हुई। रादर यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इवेंचुअली बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसके साथ काफ़ी हद तक ब्रिटिश एनेक्सेशन कंप्लीट हुआ। लास्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध हमारा स्टार्टिंग में बैटल ऑफ बक्सर से बीच में लटकता सा चल रहा है।
लेकिन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद से अवध वॉज कंटिन्यूसली बीइंग फ्रेंडली टू द ब्रिटिश। ये इसे मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, ये इसे रेवेन्यू भी दे रहा है, ये इसे ट्रेड करने की परमिशन भी दे रहा है। फिर ब्रिटिश ने अवध को क्यों इनेक्स किया? रादर अवध ने तो ब्रिटिश के साथ ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस भी साइन किया हुआ था। अवध के पास तो नेचुरल हायर्स भी थे, नेचुरल सक्सेसर्स भी थे, कोई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी नहीं लगता था। फिर क्यों और कैसे ब्रिटिश ने अवध को अनेक्स किया? रीज़न था कि अवध वॉज वेरी रिच प्रोविंस। अवध वॉज सप्लायर ऑफ इंडिगो टू द कंपनी। अवध के काफ़ी सारे पेजेंट्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थे। अवध कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए भी जाना जाता था। काफ़ी सारे कमर्शियल बेनिफिट्स थे अवध के ब्रिटिश के लिए। तो इवन दो ब्रिटिश के पास कोई कंटेक्स्ट नहीं था अवध को अनेक्स करने का, फिर भी लॉर्ड डलहौसी 1856 में डिसाइड करते हैं कि हम अवध को अनेक्स कर लेंगे। एक्सक्यूज़ क्या देते हैं वो? फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ अवध, कि अवध का जो नवाब है वो बहुत ही इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, वो लोगों के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहा है, लोगों की बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा है। हम क्योंकि बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हम अवध को अनेक्स करेंगे ताकि हम एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकें। इतना फ्रिवलस एक्सक्यूज़ था। तो अवध के पास अपनी कोई मिलिट्री पावर तो खास थी नहीं। कंपनी वॉज एबल टू टेक ओवर अवध इन 1856 अंडर लॉर्ड डलहौसी। इसके साथ पूरी अनेक्सेशन ऑफ इंडिया कंप्लीट है। हमने देखा है काफ़ी सारा हिस्सा डायरेक्टली कंट्रोल था, लेकिन कुछ हिस्सा इनडायरेक्टली कंट्रोल था। ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने रिजेंटमेंट भी क्रिएट की थी, जो कि इवेंचुअली दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन ये सिर्फ मिलिट्री पॉलिसीज़ नहीं थी जिन्होंने रिजेंटमेंट क्रिएट की, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनकी सोशल, इकोनॉमिक या एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ भी रिस्पॉन्सिबल थी इस रिजेंटमेंट के लिए। तो हमारा कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया वाला टॉपिक तो कंप्लीट होता है, लेकिन बिफोर वी मूव टू रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द इंटरवीनिंग वीडियोस हम कवर करेंगे यही सोशल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, द एग्रेरियन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, द कमर्शियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। किस तरह इन पॉलिसीज़ ने रिजेंटमेंट क्रिएट किया एंड किस तरह उसका रिस्पॉन्स था रिवोल्ट ऑफ 1857। तो दैट्स ऑल एज फार एज द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न। आई होप आपको ये जर्नी, ये इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री पसंद आया होगा। रिवाइज़ कीजिए, काफ़ी सारी ट्रीटीज़ हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं एक शॉर्ट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए एक ट्रीटीज़ की एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।